नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को पहले से अपेक्षा काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से करते होंगे। तो दोस्त जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार स्पेशल सीरीज़ यानी कि टॉप 2000 प्रश्न का हम जो सीरीज़ चला रहे हैं, उस सीरीज़ का आज का जो वीडियो है पार्ट 8 नंबर है। और आपको मालूम है कि डेली हम एक वीडियो लेकर आते हैं बिहार स्पेशल का, जिससे आपको बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, आपको बहुत सारे एग्ज़ाम है सामने बिहार दरोगा का हो गया, बिहार एसएससी का हो गया, 72 बीपीएससी का भी आने वाला है। तो आप उस एग्ज़ाम को ना यूँ ही क्वालीफाई कर जाइए, ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम आपको हमेशा की तरह आज भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे और ये 10 क्वेश्चन कैसा है, जो नए व्यूअर्स उनसे बता देना चाहते हैं, ये 10 क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना आपके लिए एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? और इस वीडियो में हम आपको 100% ना एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न ही कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है ना? आप हमारे जाइए पार्ट 7 तक हमारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं चैनल पे, आप चैनल के माध्यम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? और भी बहुत सारा साइंस हो गया, सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाइए एक बार चैनल पे जाइए, देखिए कैसे वीडियो आपको लगा, कमेंट सेक्शन में आकर आप खुद बोलिएगा कि हाँ, बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो देखिए और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का ना दोस्त 360 डिग्री एनालाइज़ भी करवाया जाता है। ठीक है ना? और जो भी व्यूअर्स हैं, अगर सच में आप इस सब का फॉर्म आप डाल दिए हैं, तो बिल्कुल लग जाइए, एग्ज़ाम होने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जब आपकी तैयारी हो जाएगी ना, तो फिर समझिए कि आपको एग्ज़ाम निकलने से या फिर आपको मेरिट तक पहुँचने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है 71 नंबर यानी कि 71 नंबर सवाल है, ठीक है? सवाल जो है यानी कि प्रश्न जो है ये पी बाई क्यू पूछा हुआ सवाल है। सवाल जो है ध्यान से पढ़िएगा, ये हम जो भी क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं, जो भी नए व्यूअर्स उनको बता देना चाहिए, पुराने व्यूअर्स को मालूम है और पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया, ठीक है ना? और हम आपको इसी तरीके से आपका भरोसा और विश्वास बनाए रखेंगे। डेली एक वीडियो बिहार स्पेशल के लिए हमेशा आता रहेगा। तो चलिए बिना समय गए हम आज का 71 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है? सवाल है कि आज़ाद दास्ता, जो आज़ाद दास्ता था, वो बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, यानी कि एक्टिव रहा? ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह के दौरान या फिर ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन के दौरान या फिर ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या फिर ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जो भी व्यूअर्स हैं, अगर उनको सच में मालूम है इसका आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं मालूम है, हम तो इसके लिए हैं ही। और बताइए कि आप कितना कंप्लीट किए, ठीक है ना? इस 10 में कितना आप बनाए और सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन था और सबसे ईज़ी क्वेश्चन कौन था, ठीक है ना? तो बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आज़ाद दास्ता तो था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में उपयोग किया गया था। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि ये बीपीएससी, बिहार एसआई या बिहार पुलिस ऐसे एग्ज़ामों में बार-बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आज़ाद दास्ता बिहार के आंदोलन में कौन एक्टिव था? बिहार का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में ये आज़ाद दास्ता एक्टिव था। ठीक है ना? अब हम चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अच्छा से समझिएगा, हम आपको 360 ही एनालाइज़ करवाएँगे, ठीक है ना? देखिए बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित, किसके द्वारा गठित था आज़ाद दस्ता? जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित किया गया था। तो बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ता बिहार में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक्टिव रहा था, यानी कि सक्रिय रहा था। यह दस्ता मुख्य रूप से छात्रों, शिक्षकों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं आदि उन सभी लोगों को भर्ती कराता था, ठीक है ना? जो ब्रिटिश सेना या पुलिस के विरुद्ध थे। आज़ाद दस्ता जो ना बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव था। इसके सदस्यों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया था। देख सकते हैं ना? देखिए ये जयप्रकाश नारायण जी थे ना, ये जब अपने जेल से भाग गए थे दीपावली के दिन, उसके बाद से उन्होंने आज़ाद दस्ता था गठन किया था, उसी की ये बात कर रहा है। ठीक है ना? तो समझ में आ गया ना? तो आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। समझ में आएगा दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अब थोड़ा-सा वीडियो ना लॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन आप इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कितनों भी घुमा के दे, आप आराम से उसको हल करके ही आइएगा। अच्छा एक बात बताइए, वैसा वीडियो देखने से क्या फ़ायदा है जिसमें आप प्रश्न ही ना बने? बताइए थोड़ा-सा क्वेश्चन ऐसे घुमा दे तो फिर आपका
गलत हो जाएगा। तो आप वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हल कर पाइएगा। ठीक है ना? दोस्त याद रखिएगा, सिर्फ आपको रिजल्ट ही नहीं, बल्कि आपको मेरिट तक पहुँचना है। ठीक है ना? घर पे आपका एक रिजल्ट, आपका एक मेरिट घर पे आपका इंतज़ार कर रहा है लो, है कि नहीं? तो चलिए हम आज का जो है 72 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल जो है 72 नंबर सवाल है। बोल रहा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार की बातें कर रहा है, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में जो श्रम विभाग है, वो श्रम विभाग किसको दिया गया था, नहीं किसको सौंपा गया था? ऑप्शन ए है जगजीवन राम को, या फिर ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को, या फिर ऑप्शन ऑप्शन डी है सैयद अली जाहिर को। बताइए, जिनको भी जानकारी है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप आराम से बताइए। तो देखिए दोस्त, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। ठीक है ना? देखिए 1986 को ना 46 को गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में जो श्रम विभाग था ना दोस्त, वो किसको दिया गया था? जगजीवन राम को दिया गया था। आप देख सकते हैं, फोटो के माध्यम से हम आपको लगा दिए हैं। ठीक है ना? अब हम चल लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था, अनुग्रह नारायण सिंह को क्या दिया गया था, सैयद अली को क्या दिया गया था, ये भी देख लेते हैं। ठीक है ना? लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि श्रम विभाग किसको दिया गया था? जगजीवन राम को दिया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है? चलते इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। देखिए ये ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है, जगजीवन राम। अब देखिए वर्ष 1946 को जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जगजीवन राम को सौंपा गया था, और जबकि राजेंद्र प्रसाद को क्या सौंपा गया था? खाद्य और कृषि विभाग। ये क्वेश्चन है दोस्त, बिल्कुल बता रहे, बार बार पूछता है, याद रखिएगा। तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग, और जगजीवन राम को श्रम विभाग। ठीक है ना? वहीं पर बात करें सैयद अली जाहिर को विधि विभाग, और अरुण आसफ अली को रेलवे और परिवहन विभाग, जॉन मैथाई को उद्योग और आपूर्ति विभाग, तथा सी राजा गोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग सौंपा गया था। समझ में आ गया ना दोस्त? देखिए इस वीडियो को ना, या फिर इस क्वेश्चन का आप एक दो बार और बेहतरीन तरीके से आप खुद पढ़ लीजिएगा, एक दो बार और देख लीजिएगा। कहीं से भी अगर मंत्रिमंडल से सवाल आता है ना, किसको क्या दिया गया था, आप यूं ही आराम से बना के, क्योंकि इसमें सब हम इंक्लूड कर दिए हैं, हम अपने से खुद से सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, कौन किसको पद दिया गया था। समझ में आ गया ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है ना? अगला प्रश्न जो है 73 नंबर सवाल है। ठीक है ना? ये सवाल ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है ना? ये बिहार के जितने भी एग्जाम है सब आपका पीवाईक्यू इसमें कंप्लीट करवाए हैं, और उसके बाद भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना, सब आपको लेकर हम इसमें कंप्लीट कराते रहेंगे। डेली एक वीडियो बिहार स्पेशल का, साइंस का आता रहेगा, आप चैनल पे आके देख भी सकते रहते हैं। ठीक है? अब देखिए, बोल रहा है कि वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल गए थे, या फिर निकल भागे थे, या फिर भाग गए थे? बताइए 1942 में किस त्योहार के अवसर पर? ऑप्शन ए है बैसाखी पे, या फिर ऑप्शन बी है होली पे, या फिर ऑप्शन सी है दशहरा पे, या फिर ऑप्शन डी है दीपावली पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट सेक्शन में तो बताइएगा ही, हम इसका सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दीपावली पे। दोस्त दीपावली पे जो ये थे ना, जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ आराम से हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, दीपावली के दिन जो है जयप्रकाश नारायण भाग निकले थे। किस जेल से? हजारीबाग जेल से, क्योंकि जेल भी बार-बार पूछता है। ठीक है ना? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए ये 9 नवंबर 1942 में दीपावली के त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण अपने कुछ साथियों के साथ हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। उन्हें नेपाल पहुंचकर आजाद दस्ता नामक गुप्त संगठन की स्थापना किया था, जो कि पिछले प्रश्न में हम लोग आजाद दस्ता के बारे में समझ भी लिए थे। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना? अगर वीडियो में किसी प्रकार का कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस कमी को पूरा करेंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट और मेरे तक पहुंचने में कोई भी परेशानी न हो। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है 74 नंबर सवाल है। ठीक है ना? 74 नंबर सवाल बोल रहा है क्या? ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया था? ऑप्शन है सितंबर 1986 में, 46 में, या फिर ऑप्शन बी अक्टूबर 1946 में,
या फिर ऑप्शन सी नवंबर 1946 में, या फिर ऑप्शन डी दिसंबर 1946 में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। अगर वीडियो चल रहा है आप पॉज करके भी इसका आंसर सोच सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसके बाद ही बताइएगा, ठीक है ना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि दिसंबर 1946 में। क्या हो जाएगा दोस्त, इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि 1946 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र बोस का संविधान सभा का सभापति चुना गया था, कब चुना गया था, तो दिसंबर 1946 में चुना गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। ये भारतीय संविधान के प्रथम निर्वाचित यानी कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको मिला भी होगा बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार दरोगा, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको सारी चीजें बताते चल रहे हैं। तो संविधान सभा का अस्थायी किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। कब चुना गया था, 11 दिसंबर 1986 को चुना गया था, 46 को, ठीक है ना। अब देखिए, अब हो गए यहाँ पे। अब संविधान सभा के प्रथम अंतरिम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि आपको सारा चीज एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं बिना समय गंवाए अगले प्रश्न पे। हम आपका बिना समय गंवाए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न है 75 नंबर सवाल है। सवाल बोल रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों पुरुषों से ज्यादा महिला यानी कि लिंग अनुपात की बातें कर रहा है। किस चीज की बात कर रहा है, लिंग अनुपात की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है गोपालगंज, या फिर ऑप्शन बी है बेगूसराय, या फिर ऑप्शन सी है पटना, या फिर ऑप्शन डी है सिवान। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जो भी विद्यार्थी जानते होंगे इस जिला से बिलोंग करते होंगे इनमें से किसी भी जिला से, वो आराम से बता सकते हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं आराम से बता सकते हैं कि कौन सा है ज्यादा है, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि गोपालगंज। देखिए दोस्तों गोपालगंज में क्या है ना कि लिंग अनुपात जो है ज्यादा, माने महिलाओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर जो है ना 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पे यानी कि मेल पे 1021 फीमेल है, यानी कि लिंगोपत गोपालगंज में बहुत ज्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। हम आपको समझा समझा कर इसलिए बता रहा था कि आपको दिमाग में बैठ जाए कहानी के अनुसार, ठीक है ना। क्योंकि देखो दोस्त कोई भी एग्जाम निकालने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। नहीं तो मार्केट में ना बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई है, तो फिर टीचर की जरूरत ही क्यों पड़ता। तो याद रखिएगा कोई भी चीज समझ समझ कर पढ़िएगा तो आपको ज्यादा बेहतर काम करेगा, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर ए हो जाएगा यानी कि गोपालगंज हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले, पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सॉरी। देखिए ये आपका सही है गोपालगंज। देखिए ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की आबादी है, ठीक है ना। इसीलिए इस जिले में 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं, हम आपको बता ही दिए कितने पे, 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं, कहाँ पे, गोपालगंज जिला में, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। आपको कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, दिक्कत सारी दूर किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 76 नंबर सवाल है, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, यानी कि किस वर्ष बुलाई गई थी, बताइए। ऑप्शन ए है 1911 में बुलाई गई थी, या फिर ऑप्शन बी है 1913 में बुलाई गई थी, या फिर ऑप्शन सी 1914 में, या फिर 1919 में बुलाई गई थी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। ये क्वेश्चन जो है ना वीवीआई है, ये क्वेश्चन वीवीआई, आप इसका आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1913 में बुलाया गया था, ठीक है ना। यानी कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना यानी कि कॉलेज बांकीपुर में सभागार में हुई थी, समझ में आ गया ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1913 में हो जाएगा। देखिए 1913 में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन खुद से भी बनाते रहिए ताकि आपको मालूम चले कि आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, एक्सप्लेनेशन देख ही लिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं 77 नंबर सवाल पे, ठीक है ना। 77 नंबर जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार ये भी पूछता है। बोल रहा है कि बिहार विधान सभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, बताइए। ये जो है तो कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए है
38 सीटें, या फिर ऑप्शन बी है 40 सीटें, या फिर ऑप्शन सी है 44 सीटें, या फिर ऑप्शन डी है 46 सीटें। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये एससी समझ रहे हैं ना, ये जो है एसटी है, यानी कि शेड्यूल बोला जाता है ना, ट्राइबल है इसको बोला जाता है। ठीक है ना, ये इसको एसटी बोला जाता है, याद रखिएगा। एसटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी, नो नो, एसटी नहीं, एससी के बारे में बात कर रहा है, शेड्यूल कास्ट बोल रहा है। ठीक है ना, ये तो ट्राइबल हो जाएगा, जनजाति हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये जाति की बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी एससी की बातें कर रहा है। यानी बोल रहा है कि बिहार विधानसभा में एससी को उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, इसको आप बताइए। ठीक है, कितनी सीटें आरक्षित है, ठीक है ना। तो चलिए इसका देख लेते हैं कितनी सीटें आरक्षित है। तो इसकी सीटें जो है 38 है, यानी कि देखिए इसकी सीटें जो है कितनी है, 38 सीटें, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38 सीटें आरक्षित है, ठीक है ना। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए कि 38 सीटें जो है ना हमारे विधानसभा में एससी को मिला हुआ है, उम्मीदवार को, ठीक है ना। अगर वही में पूछ देगा कि एसटी को कितना है, तो एसटी को जो है आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। देखिए यह बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें, 2 सीटें आरक्षित की गई है, जो कि बिहार विधानसभा के कुल कितनी सीटें हैं, 243 सीटों में निर्धारित की गई है। समझ में आ गया ना दोस्त, कितनी सीटें की गई है, 243 सीटों में, 243 सीटों में, ठीक है ना। जो एससी की है, एससी का वो कितना है, 38 है, ठीक है ना। अगर हम ये बात करें एसटी का, तो एसटी कितना है, 2 गो है। समझ में आ गया ना, 2 गो, टोटल मिला के 40 गो है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। बोल रहा है 78 नंबर सवाल है। सवाल है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। पंचायत निकायों में जब महिलाओं को जो है आरक्षण कितने प्रतिशत निकाय किया गया था, तो 50%। कब किया गया था, ऑप्शन ए है 2005 में, या फिर ऑप्शन बी है 2006 में, या फिर ऑप्शन सी है 2009 में, या फिर ऑप्शन डी है 2014 में। तो आपको मालूम हो गया कि इसका सही आंसर क्या होगा। नहीं होगा तो हम बताएंगे ही। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए हम आपको कहानी के माध्यम से बताते हैं। देखिए जब 2005 में जब बिहार में किसकी सरकार बनी थी दोस्त, नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, ठीक है ना। ये नीतीश कुमार की जो सरकार बनी थी 2005 में, आज जस्ट उसको अगले साल यानी कि 2006 में 2006 में क्या हुआ था कि इन्होंने बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2006, ठीक है ना दोस्त। कब किया गया था, वर्ष 2006 में। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण 73वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2006 में दिया गया था। समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। ऑप्शन ए है 2000 में, या फिर ऑप्शन बी है 2001 में, या फिर ऑप्शन सी है 2004 में, या फिर ऑप्शन डी है 2005 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। ठीक है ना, ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को। नहीं मालूम होगा तो हम बता देना चाहते हैं कि जो झारखंड का पृथक हुआ था बिहार से, ये 2000 में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था, ये 2000 में पृथक हुआ था, यानी कि अलग हुआ था। कब, झारखंड 2000 में अलग हुआ था। इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए झारखंड बनाने के लिए बिहार को 15 नवंबर 2000 को, ध्यान से पढ़िएगा, 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया था। ठीक है ना। इस दिन बिरसा मुंडा यानी कि आदिवासी नायक, बिरसा मुंडा को और क्या बोला जाता है, इसको आप बताइए एक और नाम से इनको जाना जाता है। इनको जाना जाता है धरती आबा के नाम से। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा, धरती आबा। ठीक है ना, धरती आबा के नाम से जाना जाता है। किनको, बिरसा मुंडा को। तो देखिए इस दिन बिरसा मुंडा यानी कि आदिवासी नायक का जन्म दिवस होता है। कब हुआ था, 15 नवंबर को जन्म दिवस होता है। किनका, बिरसा मुंडा का। ठीक है ना। यह विभाजन बिहार का दूसरा विभाजन था। इसका पहला विभाजन 1936 में उड़ीसा का साथ हुआ था। ठीक है ना, यानी कि उड़ीसा का 1936 में हुआ था। ठीक है ना, और झारखंड का 2000 में हुआ था।
ठीक है ना दोस्त, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्त आज का जो है ये 79 नंबर सवाल है। अब आज का जो है 80 नंबर सवाल है, यानी कि 80 नंबर सवाल है। और आज इस वीडियो का जो है आखिरी नंबर सवाल है। ठीक है ना दोस्त, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पूरा वीडियो में सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन सा लगा था और सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा लगा था। ठीक है ना, और आप कितना सही कर पाए ये बताइएगा, और वीडियो कैसा लगे ये तो जरूर ही बताइएगा। ठीक है ना, देखिए ये 18 नंबर सवाल है कि बिहार में मानव विकास, ठीक है ना, मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है। बोल रहे हैं कि बिहार में मानव विकास के उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है। ऑप्शन ए है 6, या फिर ऑप्शन बी है 7, या फिर ऑप्शन सी है 8, या फिर ऑप्शन डी है 10। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और एक्सप्लेनेशन भी साथ में देख लेते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, 7 हो जाएगा। तो ये जो 7 है ना, ये उप मिशन, मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग है, यानी कि 7 डिपार्टमेंट इन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इन, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिए ये 7 विभाग जो है ना, ये बिहार के उप मिशन के अंतर्गत बनाए गए हैं। लेकिन चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि माँ बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभागों को शामिल किया गया है। बिहार में मानव विकास मिशन का प्रारंभ वर्ष 2011 में हुआ था, सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और दोस्त जितना भी हम वीडियो कंप्लीट करवाए हैं ना, ये सब जो है ना दोस्त P/Q करवाए हैं, P/Q है। आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जामों में ना बहुत बार 100 बार से भी ज़्यादा पूछा हुआ है क्वेश्चन, 100 बार से भी ज़्यादा पूछा हुआ है। तो दोस्त वीडियो को ना बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जितने भी वीडियो हम आएँगे ना, थोड़ा-सा लॉन्ग होगा, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा। एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? अगर दोस्त सच में आपको वीडियो पसंद आया होगा ना, तो दिल से एक लाइक होना चाहिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते ना, तो हमको थोड़ा-सा मोटिवेशन कम मिलता है। तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना नहीं भूलना है, ठीक है ना? चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है ना, मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो के साथ, ठीक है ना? चलिए बाय।